पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किए काफ़ी सारे कंसेप्ट्स। लाइफस्टाइल जो होती है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं: मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रेस्ट और रिकवरी। पिछले एपिसोड्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ न्यूट्रिशन, मोशन और हाइड्रेशन। आज का जो एपिसोड है उसमें मैं रेस्ट और रिकवरी दोनों को कवर करूँगा। बट इसके पहले हम आगे बढ़ें, पहले ब्रशअप कर लेते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। तो देखिए, मैंने काफ़ी बार ये आपको पिछले कुछ एपिसोड से बताते हुए आ रहा हूँ कि जो आपकी बॉडी होती है वो बनी होती है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की। तो आपके टिश्यूज़ से लेके आपके ऑर्गन्स, हेयर, नेल, स्किन, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा एक समझते हैं पहले एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं हम सेल्यूलर टर्नओवर। तो देखिए, जब आप छोटे होते हैं आपकी बॉडी एक छोटे साइज़ की होती है, फिर वहाँ से आपकी बॉडी बड़ा होना शुरू करती है। आप एडोलेसेंट एज में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद में आप एक मैच्योरिटी रीच आउट करते हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप एक ओल्ड एज को अटेन करते हैं, पोस्ट विच यू डाई नेचुरली। तो इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है, आपकी बॉडी है, जैसे ही आप एम्ब्रो से बाहर निकलते हैं आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स का फंक्शन होता है कॉपी एंड रिपीट। तो स्टेम सेल्स को यूज़ करके बॉडी आपके नए सेल्स ग्रो करती है और ये जो फेज होता है इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव तरीके से वो ग्रो करती है, क्योंकि आप लिटरली one minute you are in a cradle and within few months you're like walking, running। तो आपके लिम्स लंबे होते जाते हैं, आपके बोन स्ट्रांग होते चले जाते हैं, आपकी स्पाइन लॉन्गेट होती जाती है, नई हड्डियां फॉर्म होती जाती हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है बहुत ही एक्सप्लोजिव तरीके से बॉडी करती है। इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल्स प्रोड्यूस करती है और इस समय बॉडी में जो वेयर एंड टेयर होता है वो ऑलमोस्ट मिनिमम होता है, क्योंकि आप पूरे समय क्रेडल में रहते हो, आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं एंड देन यू स्लीप फॉर ऑलमोस्ट 20 आवर्स। तो आपके पुराने सेल्स जो होते हैं वो इस समय बहुत कम होते हैं, जो सेल को डैमेज होता है वो भी बहुत कम होता है, लेकिन जो नए सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप फिर एडोलेसेंट में पहुंचते हैं वहाँ पे आपके सेल्स अभी भी एक ग्रोथ फेज में होते हैं, लेकिन बॉडी का जो एक सेल्यूलर ग्रोथ होती है वो एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर अ चाइल्ड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद में आप बाहर खेलते हो, थोड़ा सा आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है। हालांकि बॉडी इज़ रियली गुड एट रिकवरी, तो वेयर एंड टेयर उतना ज़्यादा नहीं होता है और पुराने सेल्स भी काफ़ी कम मरते हैं, जिसको कि हम ऑलमोस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इग्नोर कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके आपका एक मैच्योरिटी फेज होता है जहाँ पे कि बॉडी एक पीक आपका अटेन कर लेती है कि जहाँ पे इससे ज़्यादा आपकी बॉडी नए सेल्स नहीं प्रोड्यूस करेगी, तो एक पीक लिमिट अटेन कर लेती है और जहाँ पे जाके बॉडी एक लिमिट लगा देती है कि बस अब मैं नए बोन सेल्स ग्रो नहीं करने वाली हूँ, अब मेरी बोन डेंसिटी इतनी है तो अब ये इतनी ही होगी, अब मेरी हाइट इतनी है तो अब इतनी होगी, इसके बाद अब मैं इससे ज़्यादा सेल्स ग्रो नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद में फिर वहाँ से आपका एक वेयर एंड टेयर का प्रोसेस भी चालू हो जाता है, जो कि फिर भी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू योर ओल्ड एज और लेट्स से 30s के बाद में, और आपके कुछ सेल्स डाई करना भी शुरू कर जाते हैं। तो अगर मैं एक सेल्यूलर टर्नओवर का ग्राफ प्लॉट करूँ एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम शार्पली ऊपर जाएगा और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड होगा और उसके बाद में एक शार्प डिक्लाइन होगी। ये जो चीज़ होती है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आपकी बॉडी नए सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती है, पुराने जो सेल्स हैं जिनमें थोड़ा डैमेज हो गया है उनको वो रिकवर करती रहती है, और जो आपके सेल्स जो कि डेड हो चुके होते हैं, जिनकी यूटिलिटी बॉडी में ख़त्म हो चुकी होती है, बॉडी उनको डिस्कार्ड करती रहती है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपन्स इन द बैकग्राउंड इन योर बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने शायद एक कहावत सुनी होगी, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। ऐसा ही कुछ होता है आपके सेल्स के साथ में भी, कि अगर आप अपने सेल्स को एक कंट्रोल स्ट्रेस से एक्सपोज करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी विद द हेल्प ऑफ राइट न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रेस्ट एंड रिकवरी उन सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती जाती है। तो इसका एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल अगर मुझे देना होगा तो वो आप कभी पहले जिम में जाएंगे और वहाँ पे अगर आप कभी डेडलिफ्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा फिंगर्स में। उसके बाद में हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेडलिफ्ट करते हैं इनिशियल डेज में, तो आपकी शायद यहाँ की स्किन निकल भी जाएगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप करते चले जाते हैं तो वहाँ की स्किन थोड़ी सी हार्ड होने लग जाती है और वहाँ पर आपको कल्यूसिस हो जाते हैं। फिर उसके बाद में भी आप करते रहेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द स्किन बिकम्स नॉर्मल, बट इट इज़ नॉट प्रोन टू एनी काइंड ऑफ वेयर एंड टेयर। फिर आप डेडलिफ्ट कर लें, रस्सी चढ़ लें, आपकी वो स्किन वहाँ की जो है वो निकलती ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि रिपीट वेयर एंड टेयर और साथ ही साथ रिकवरी और न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के साथ में
वो बॉडी ने उन सेल्स को इस तरह से कुछ रिपेयर कर दिया है कि अब वो सेल्स वहाँ के जो हो गए स्किन सेल्स, जो स्किन की ग्राफ्ट्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी रेजिलेंट। ऐसे ही अगर आप बॉक्सिंग करते हैं तो पहले जब आप जाते हैं तो आपके नकल्स जो होते हैं बैक पे रब करते हैं और आपकी स्किन निकल जाती है, लेकिन जब आप रिपीट उस मोशन को करते हैं तो आपके नकल्स भी हार्ड होते चले जाते हैं। और जिसको हम कंडीशनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं बेसिकली, जिसमें आपकी बॉडी को एक्सपोज करते हैं आप सिमिलर काइंड ऑफ डैमेज से, और उसके बाद में आपकी बॉडी कंडीशन होती चली जाती है। तो बेसिकली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन। तो जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को एक कंट्रोल्ड स्ट्रेस से एक्सपोज करते चले जाएंगे, आपकी बॉडी अडाप्ट होती चली जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एडाप्टेशन योर बॉडी will become stronger and stronger। अब जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, जितने ज़्यादा आपके सेल्स रेजिलिएंट होते चलेंगे, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा उन सेल्स को बेसिकली डिस्कार्ड होना। अब देखिए, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग और अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह ही हेल्दी सेल्स और अनहेल्दी सेल्स होते हैं। तो अगर कोई अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग है, जाहिर सी बात है उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। उसी तरह से अगर कोई एक हेल्दी सेल्स हैं, स्ट्रॉन्गर सेल्स हैं, तो उनके मरने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम होंगे कंपेयर टू अ वीकर और अनहेल्दी सेल्स। तो आपका बॉडी जो है वो एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स पे काम करती है। जितना आप ज़्यादा अपने सेल्स को एक्सपोज करते हैं कंट्रोल्ड स्ट्रेस से और प्रोग्रेशन से, उतना ज़्यादा आपके सेल्स फिर स्ट्रांग होते चले जाते हैं और उतने ही वो रेजिलिएंट होते हैं वेयर एंड टेयर। इसका मतलब कि आपका अगर सेल्यूलर टर्नओवर का जो प्रोसेस जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था वो कुछ इस तरह से है, और मैंने कहा था कि ये जो चीज़ जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम एक पॉइंट पे अपने सेल्स को स्ट्रांग बनाते चले जाएं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होने की जगह, एकदम शार्प डिक्लाइन होने की जगह, ये डिक्लाइन थोड़ा सा एक प्रॉपर डिक्लाइन हो सकता है। और इस पॉइंट पे आप कई सारे लोग देखेंगे जो कि 80, 90 और इवन 100 साल की उम्र में भी सीधे खड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनमें उनकी ना आँखों की प्रॉब्लम होती है, ना सुनने की प्रॉब्लम होती है, एंड दे आर फिजिकली एंड मेंटली वेरी वेरी केपेबल इवन एट दैट लेट स्टेज। वहीं पे अगर आप कुछ लोगों को देखेंगे तो 50 में भी ऐसा लगता है जैसे कि 80-85 के हो चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं वो अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं कॉन्स्टेंट वेयर एंड टेयर से, फिर साथ ही साथ उस वेयर एंड टेयर को वो नरिश करते हैं प्रॉपरली ताकि उसके सेल्स रेजिलिएंट हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं। तो जितना ज़्यादा, लाइक आई सेड अगेन, जितना ज़्यादा अपने सेल्स को एक्सपोज करेंगे इन ए कंट्रोल्ड स्ट्रेस से, उतने ज़्यादा आपके सेल्स फिर स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो जनरली व्हेन आई से कंट्रोल्ड स्ट्रेस, इट मीन्स एक्सरसाइजिंग एज मच एज यू कैन। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले ही दिन जिम जाके और 3-4 घंटा वर्कआउट कर लें। वैसा अगर आप करेंगे तो देयर इज अ गुड चांस दैट इट माइट कॉज सम सॉर्ट ऑफ अ मिसहैप। प्रोग्रेशन का मतलब ही होता है कि आप पहले दिन जिम जाएं, 5 किलो का डंबल उठाएं, एक हफ्ते बाद हो सकता है आप 10 किलो का उठाएं, एक साल बाद हो सकता है आप 10 या 20 किलो का डंबल उठाएं। इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, 1 by 1 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मुझे 24 साल हो गए एक्सरसाइज करते करते, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप इसको नंबर को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो लाइक आई सेड, स्ट्रेस इज बैड फॉर यू, कंट्रोल्ड स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। ठीक है, सो वो चीज़ ध्यान रखनी है हमें। बॉडी को हमको एक्सपोज करना है कंट्रोल्ड स्ट्रेस से, ना कि क्रॉनिक स्ट्रेस या सडन या एक्यूट स्ट्रेस से। अब बॉडी में ये अडेप्टेशंस कैसे होती है? तो देखिए, मान लीजिए आपकी गाड़ी है, अब गाड़ी को रेगुलर सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं? गाड़ी को गराज लेके जाते हैं। चलती हुई गाड़ी की सर्विसिंग तो होती नहीं है, तो गाड़ी गराज में खड़ी होती है, वहाँ पे इंजीनियर्स और मैकेनिक्स की टीम होती है जो कि डायग्नोस करती है कि भाई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो फिर नॉर्मल आपका जो मैकेनिक्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में गियर ऑयल, इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं और फिर गाड़ी आपको वापस मिल जाती है। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वो आपको कम्युनिकेट करते हैं कि सर थोड़ा सा आपका क्लच प्लेट डैमेज है, या आपकी जो गियर किट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, या इस तरह से कोई भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको रिपोर्ट करते हैं। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अब मुझे एडिशनल टाइम चाहिए, इस गाड़ी को थोड़े दिन और रखना पड़ेगा गैराज में। उसी तरह से आपकी बॉडी होती है। आप रेगुलर डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, यू आर एक्सपोज टू सनलाइट, यू आर एक्सपोज टू लेट्स से फिजिकल स्ट्रेस, कंट्रोल स्ट्रेस, और इन सब के बाद में आपके सेल्स में माइक्रोटीयर्स आ जाते हैं, मसल्स में माइक्रोटीयर्स आ जाते हैं। और शाम को जब आप बेड पे आपको सोना होता है तो आपको बॉडी बेसिकली जो आपका स्लीप होता है, स्लीप इज़ बेसिकली पुटिंग योर बॉडी इन अ गैराज, जहाँ पे आपकी बॉडी डिटेक्ट करती है कि भाई इसकी बॉडी में आज क्या क्या वेयर एंड टेयर हुए हैं, कितने सेल्स नए प्रोड्यूस करने हैं, कितने सेल्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करना है, और कितने सेल्स को डिस्कार्ड करना है। हालांकि ये प्रोसेस दिन में भी होता है, लेकिन रात में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली होता है, तो इसलिए हमको स्लीप की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब आप नेक्स्ट दिन सो के उठते हैं तो योर बॉडी इज़ एज गुड एज न्यू। तो देखिए, अब जब
कार को आप गैराज में पार्क करते हैं तो वहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है डायग्नोस्टिक स्टेज, जहाँ पे पहले एक इंजीनियर आपकी बॉडी का रेगुलर चेकअप करता है और उसको कुछ मार्कर्स होते हैं, उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। आजकल तो कार में आपको डायरेक्ट मैसेजेस मिल जाते हैं कि इस टायर में हवा कम है या ये इंजन कुछ ज़्यादा गर्म हो गया। बट पहले मान लीजिए कि ये सब जो सिस्टम्स नहीं थे तो इंजीनियर्स मैनुअली उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करते थे। पहले वो पूरा एक गेज होता था, प्रेशर चेक करते थे, उसके बाद में फिर गाड़ी को ड्राइव करके मैनुअली चेक करते थे, एक्सपीरियंस भी यूज़ करते थे। तो वैसे ही बॉडी में एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है कि भाई बॉडी मेरी चल रही है, इस सिस्टम में कहीं कुछ खराबी तो नहीं है। तो उस तरह से आपकी बॉडी में एक 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं, ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी बॉडी को आप कंट्रोल करते हैं। तो मान लीजिए जैसे आप भाग रहे हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं, अब बहुत तेज़ भाग रहे हैं तो इट्स लाइक एक्सपोजर टू कंट्रोल स्ट्रेस। तो बॉडी क्या करेगी कि यार सेल्स आर डिप्राइविंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रही है, तो बॉडी क्या करेगी, आपका हार्ट बीट बढ़ा देगी। अब हार्ट बीट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आपका हार्ट जो है वो फास्ट चल रहा है, फास्ट काम कर रहा है। इट मीन्स इट्स पंपिंग ब्लड एंड ऑक्सीजन फास्टर देन नॉर्मल। क्योंकि अगर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं तो आपका प्रॉपर सेल्स में जो है वो आपका न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं और फिर आप भाग नहीं पाएंगे, राइट। सो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके और ये पूरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक तरह का आपका डायग्नोसिस हो गया। फिर आपके कई तरह के बायोमार्कर्स होते हैं जो बॉडी में इंडिकेट करते हैं, जैसे आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया या आपका ESR हो गया या आपका RA फैक्टर हो गया। इस तरह से बहुत सारे बायोमार्कर्स होते हैं। फिर आपके कई तरह के काइनेसिस होते हैं, आपके कई तरह के हार्मोन्स होते हैं। ये सारी जो होती हैं बॉडी में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग मैकेनिज्म होती है पूरा, जो कि एक डायग्नोस्टिक प्रोवाइड करती है। जिस तरह आपके इंजीनियर्स और मैकेनिक्स होते हैं, वैसे ही बॉडी में आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें तरह तरह के अलग सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में रिपेयर जो प्रोसेस होता है उसको कैरी आउट करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ लें कि मान लीजिए आपकी गाड़ी है, गाड़ी आपने सर्विसिंग के लिए दे दी और वहाँ पे इंजीनियर ने बोला कि बाकी सब ठीक है, एक थोड़ा सा पंक्चर है। तो उसको क्या करते हैं, पंक्चर को टायर को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में उन्होंने पंक्चर फिक्स कर दिया। और जनरली पंक्चर कैसे फिक्स करते हैं कि उसमें पंक्चर का एक मटेरियल होता है और एक बहुत ही हार्ड टाइप का मटेरियल होता है जिसको वो डायरेक्ट उसके टायर के अंदर डाल देते हैं। और जनरली जहाँ पे वो पंक्चर बना होता है, अगर उन्होंने अच्छे से पंक्चर लगाया होता है तो वो पंक्चर वापस होना उसी जगह पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी तरह से सेल्स में भी यही होता है कि देखिए सेल्स में डैमेज हो रहा है, सेल्स में वेयर एंड टेयर हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सेल में प्रोटीन लॉस हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तो बेसिकली बॉडी क्या करती है कि आपके पास में अमीनो एसिड पूल्स होते हैं। अगर अमीनो एसिड पूल में से वो कुछ एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स उठाती है, पेप्टाइड्स उठाती है और फिर उसको वो सेल्स में वहाँ पे इम्प्लांट कर देती है। बेसिकली लाइक कि एक कुछ आपका टूटा फूटा जो पुर्जा है उसको आप खरीद के लगा देते हैं। उसी तरह से बॉडी वहाँ पे प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन से बाइंड कर देती है एंड दैट सेल not only gets repaired but it also becomes more stronger। बेसिकली देखा जाए तो इस प्रोसेस को आप ऐसे समझिए कि बॉडी सबसे पहले एनालाइज करती है कि डैमेज कितना हुआ है और उसके बाद फिर वो डिसाइड करती है कि कितना आपका रिकवरी और कैसे आपका रिकवरी कैरी आउट करना पड़ता है। सो कई बार लोग रेस्ट और रिकवरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए रेस्ट इज नॉट रिकवरी, बेसिकली रिकवरी इज रेस्ट प्लस न्यूट्रिशन प्लस हाइड्रेशन। और न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन में पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्लीप के रिलेटेड। और मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया है कि आपकी बॉडी में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ का फेज़ होता है जहाँ पे कि आपकी बॉडी नए सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और क्योंकि उस समय आपका बॉडी एक स्ट्रेस से एक्सपोज नहीं होता है एंड पूरे टाइम आप सोते रहते हो, इट बेसिकली फैसिलिटेट्स मच बेटर सेलुलर ग्रोथ। और जनरली आपने देखा भी होगा कि बच्चे जो होते हैं उनका 18 से 20 घंटे सोते हैं। वो बेसिकली दे पी पूप क्राई ईट एंड बेसिकली दैट्स ऑल, दे स्लीप। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका स्लीप वहाँ पे कम होता चला जाता है, पर फिर भी एक 10 से 12 घंटे एक टिपिकली बच्चे सोते हैं क्योंकि दिन भर वो खेलते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा वो खेलते हैं उतना ज़्यादा उनका सेलुलर डैमेज होता है और बॉडी फिर उस डैमेज को फिक्स करती है। क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है बहुत ही डायनामिक होती है, तो इंजीनियर्स भी स्मार्ट होते चले जाते हैं। इंजीनियर्स भी
एफिशिएंट होते चले जाते हैं। इसका मतलब कि आपकी बॉडी जो होती है वो भी काफ़ी स्मार्ट होती जाती है एट रिकवरी। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपोज करते हैं अपने आप को सेलुलर स्ट्रेस से, बॉडी ऑल्सो बिकम्स वेरी एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग एंड मिटिगेटिंग दिस सेलुलर स्ट्रेस, यानी कि बॉडी ऑल्सो बिकम्स वेरी एफिशिएंट एट रिकवरी। फिर आप पहुंचते हैं मैच्योरिटी फेज में, जहाँ पे कि आप एक्सरसाइज तो छोड़िए, बेसिकली यू आर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड यू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस स्टफ एंड योर बॉडी कैन स्टिल विथस्टैंड अब्यूज। उस समय भी बॉडी, क्योंकि अभी आपका एक पीक जो ग्रोथ की लिमिट होती है, क्योंकि बॉडी ने अभी वो अचीव नहीं की है, बॉडी स्टिल इन ग्रोथ फेज, जो कर्व है उसके आप पॉजिटिव साइड पे हो, तो अभी भी आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड बॉडी इज स्टिल गुड एट रिकवरी। तो बॉडी फिजिकल स्ट्रेस से तो रिकवर नहीं कर पाती है, क्योंकि आप फिजिकल स्ट्रेस उसको दे ही नहीं रहे हो। तो देन बॉडी स्टार्ट्स जनरेटिंग सेल्स विच कैन हेल्प यू विथ, लेट्स से स्मोकिंग से रिकवर करना है, या आपको कुछ तरह के ड्रग्स से रिकवर करना है, या ड्रिंकिंग से रिकवर करना है, तो बॉडी प्रोड्यूसेस मोर ऑफ दोज काइंड ऑफ सेल्स। फिर आप और ज़्यादा मैच्योर होते जाते हो सकता है कि आपकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट बढ़ती चली गई, आप स्लीप कम कर रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल। इस समय पे क्या हो रहा है कि देखिए आपके सेल्स वीक होते जा रहे हैं एंड नाउ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द कर्व, जहाँ पे आपकी बॉडी नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, लेकिन पुराने सेल्स जो हैं, वीकर सेल्स जो हैं, दे हैव स्टार्टेड डाइंग। तो अब यहाँ पे आपने कभी अपनी बॉडी को कंट्रोल स्ट्रेस से एक्सपोज किया ही नहीं, तो सेल्स का मरना भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। ऊपर से आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं, और बॉडी एक सर्टेन हद तक उस डैमेज को रिकवर कर पाती है, लेकिन एक समय के बाद में बॉडी वहाँ पे गिव अप करना शुरू कर देती है। तो आप जनरली देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में लंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर कुछ तरह के स्पेसिफिक कैंसर्स होते हैं बॉडी में, वो डेवलप हो जाते हैं, या आपका लिवर सिरोसिस, या फिर सबकटिनियस विसरल फैट, बहुत सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप ना न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं, ना आप अपने फिजिकल एक्टिविटी, और ना ही आप अपने स्लीप पे ध्यान दे रहे हैं, और ना ही आपका हाइड्रेशन कंट्रोल में। तो बेसिकली आपकी सारी चीज़ें मैसअप हो चुकी होती हैं। तो देखिए आइडियल सिनेरियो में हमको क्या करना चाहिए कि हमको कभी भी एक फिजिकल एक्टिविटी, हम जब ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग आवर टीनेज और एडोलेसेंट इज क्वाइट हाई, लेकिन हमको उसको फिजिकल एक्टिविटी को कभी कम नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड इंक्रीज आवर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने सेल्स को, लाइक आई सेड बिफोर, कंट्रोल्ड स्ट्रेस से एक्सपोज करेंगे, उतने ज़्यादा आपके सेल्स रेजिलेंट होते जाएंगे, और फिर जितने ज़्यादा आपके सेल्स रेजिलेंट होते जाएंगे और जितना ज़्यादा आप उन्हें कंट्रोल स्ट्रेस से एक्सपोज करेंगे, उतनी ज़्यादा बॉडी आपकी डिमांड करेगी स्लीप के लिए। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि आई कैन ओनली स्लीप फॉर 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। इट्स बिकॉज कि आपकी बॉडी में रिपेयर हो ही नहीं रहा है, आपकी बॉडी में सेल्स जो हैं अब वो उस अमाउंट में फिजिकल स्ट्रेस से डैमेज हो ही नहीं रहे हैं। आप बॉडी आपकी डिमांड क्रिएट कर ही नहीं रही है कि आपको स्लीप की ज़रूरत है। वहीं अगर आप एक फिजिकल लेबर करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अपने आप को एक कंट्रोल स्ट्रेस से एक्सपोज करेंगे, तो बॉडी विल क्रिएट द नीड फॉर स्लीप। अब आप दिन भर एक चेयर पे बैठे हैं, आप दिन भर सोफे पर पड़े हैं, या दिन भर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो आपको कोई इस तरह की फिजिकल स्ट्रेस है ही नहीं है। आप ऑलरेडी एक रेस्टिंग पोजीशन में हैं, आपका डैमेज कुछ हो ही नहीं रहा है, और जो डैमेज हो रहा है वो फिजिकल डैमेज नहीं है, इट्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन। सो बॉडी एक डिफरेंट तरह के सेल्स रिलीज करती है, और जो आपके वीक सेल्स हैं उनको तो बॉडी सीधा सीधा डिस्कार्ड करती जाएगी, उनको रिपेयर करने का भी कोई सेंस नहीं है, अभी वो एक्सपोज्ड ही नहीं है, दे आर वेरी वीक सेल्स। तो बॉडी फिर स्लीप की डिमांड कम करती चली जाती है। और यही डिफरेंस होता है कि जब आप बचपन में आप 15 से 20 घंटे सोते हैं, फिर वहाँ से आपका 8 से 10 घंटे सोते हैं, और फिर कम होते होते जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपने देखा होगा जनरली बूढ़े लोग 4 से 5 घंटे सोते हैं। वहीं अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं जो कि पूरी लाइफ अपना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे, उनका स्लीप हमेशा 8 से 10 घंटा कम से कम रहेगा। ये तो हो गई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आप पूछेंगे कि सर फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना रिकवरी कैसे मैनेज करूं, मैं अपना स्लीप कैसे मैनेज करूं। लाइक आई सेड, आप जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आप जितना ज़्यादा अपने सेल्स को एक फिजिकल स्ट्रेस से एक्सपोज करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर होगा, और उतना फास्ट आपका एफिशिएंट आपका रिकवरी होगा, और बॉडी ऑटोमेटिकली आपके डिमांड क्रिएट करेगी फॉर मोर स्लीप। तो आप जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा आप सोएंगे, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो एक जनरल हेल्दी एडल्ट में स्लीप शुड बी समवेयर बिटवीन 7 to 8 आवर्स, can go up to 9 to 10 hours depending on your activity levels.
अगर उससे कम आपकी स्लीप हो रही है, ऑप्टिमल कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं कर रही है, ये चीज़ आप मान के चलें। तो अगर आपको रोज़ 7 से 9 घंटे की नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है एंड यू आर नॉट डूइंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड यू आर एजिंग फास्टर दैन नॉर्मल हेल्दी पीपल। तो अगर आप मुझसे पूछें तो आपको कितना सोना चाहिए, लाइक आई सेड, वो डिपेंड करता है। अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं हो रही है, इसका मतलब सोने से पहले आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे। आप डेफिनेटली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए और उसके बाद में बॉडी ऑटोमेटिकली आपको 7 से 9 घंटे की नींद कंपलसरी कर देगी, आपको अपने आप नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उतना ज़्यादा आपको नींद आएगी। कई लोग 10 घंटे भी सोते हैं, मैं लगभग 8 से 9 घंटे में रोज़ सोता हूँ, बट दैट्स बिकॉज आई ऑल्सो ट्रेन अ लॉट। उसके बाद में डज स्लीप नेसेसरली मीन रिकवरी? स्लीप इज वन एस्पेक्ट ऑफ रिकवरी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर 12-12 घंटे सोते हैं, काफ़ी आलसी लोग होते हैं और उनको बैठे बैठे कहीं पे भी नींद आ जाती है, विच स्पेशली हैपन्स विद young guys. Also happens because your body is carrying a lot of fat. अब फैट जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो इट फील्स लाइक ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर द बॉडी, क्योंकि इट्स लाइक यू आर कैरिंग लेट्स से 20 किलोग्राम्स ऑफ फैट। अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपका टोटल वर्क डन है, दैट इज फार मोर कंपेयर टू लेट्स से समबडी हु इज नॉट कैरिंग दैट 20 kg एक्स्ट्रा फैट। तो उस केस में क्या हो गया कि अब बॉडी आपको फैट रखने के लिए भी इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ नीड फॉर स्लीप। तो बॉडी एक्चुअल में हार्ड वर्क नहीं कर रही है, बट इट विल फील लाइक इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो आपके फैट सेल्स को मेंटेन करने के लिए भी बॉडी कैन क्रिएट अ नीड फॉर अ लॉट ऑफ स्लीप। तो वो इससे आप कंफ्यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर है। स्लीप का हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिकवरी मतलब क्या। अब स्लीप जो होती है, लाइक आई सेड, स्लीप इज़ नॉट रिकवरी, बट रिकवरी इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीप प्लस न्यूट्रिशन प्लस हाइड्रेशन। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन में पहले कवर कर चुका हूँ, स्लीप मैंने अभी कवर कर लिया है। तो देखिए, स्लीप की 3 से 4 स्टेजेस भी होती हैं। इनफैक्ट आपकी एक लाइट स्लीप होती है, फिर उसके बाद में आपकी डीप स्लीप होती है, फिर कोर स्लीप होती है, फिर रेम स्लीप होती है, जहाँ पे बॉडी अलग अलग डायग्नोस्टिक प्रोसेस परफॉर्म करती है बॉडी में। फिर एक टाइम आता है जब बॉडी आपको पैरालाइज कर देती है सो दैट यू डोंट मूव, आपको ड्रीम स्टेट में डाल देती है ताकि आप बिजी रहें, और वहाँ पे बॉडी फिर अपना रिपेयर का फंक्शन शुरू कर देती है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका रेम और कोर और डीप स्लीप बढ़ता चला जाएगा, और जितना कम आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इट विल बी मोरली फ्लक्चुएटिंग बिटवीन लाइट स्लीप एंड डीप स्लीप। आपकी रेम स्लीप और कोर स्लीप जो है थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। आप रिकवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका सबसे अच्छा एक तरीका होता है मेजर करने का HRV, विच इज़ हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो अगर आपको नहीं पता है HRV क्या है, तो आप फिटबिट या कोई भी वेरिएबल देखेंगे तो उसमें एक पैरामीटर होता है जिसको हम रेफर करते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होता है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मेट्रिक। लाइक आई सेड, बॉडी में अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, बायोमार्कर्स होते हैं जिससे हम मेजर करते हैं, जिससे बॉडी रियलाइज़ करती है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है क्या नहीं है। उसी तरह से ह्यूमंस कैन एक्चुअली ट्रैक रिकवरी यूजिंग अ मेट्रिक कॉल्ड एज हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो देखिए, मान लीजिए अगर किसी का हार्ट रेट जो है वो 60 बीट्स पर मिनट है, तो टिपिकली क्या होगा, दैट वुड मीन कि आपका एक सेकंड में एक बार हार्ट आपका बीट कर रहा है, बट वैसा होता नहीं है। जनरली एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट के बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, विच कैन रेंज फ्रॉम लेट्स से 1 मिलीसेकंड टू लेट्स से 200 मिलीसेकंड्स। तो ये जो गैप होता है, इस गैप को हम रेफर करते हैं हार्ट रेट वेरिएंस से। और इसको जब हम मेजर करना शुरू करते हैं तो एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट के बीच में जो ये डिफरेंस आता है वेरिएबिलिटी में, उसको हम रेफर करते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी से। और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मेट्रिक होता है। अगर आप अपना हाथ मूव करते हैं तो भी मूव करता है, आप सो रहे होते हैं तो भी मूव करता है, आप लाइट स्लीप से लेट्स से कोर स्लीप में चले गए तो भी मूव करता है। तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मेट्रिक होता है, और इसको जब आप मेजर करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपका बॉडी कितना रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप अगर आपके पास में कोई एक वेरेबल डिवाइस नहीं है तो एक वेरेबल डिवाइस में इन्वेस्ट करना वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, और स्पेशली उसमें HRV ट्रैक करना वुड बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और देखिए, रिकवरी अगर आपको समझ में आ गई और आपका मोशन, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन और स्लीप आपको समझ में आ गया, बेसिकली ये चारों चीज़ें जो हैं, दिस इज़ व्हाट लाइफस्टाइल इज मेड अप ऑफ, और यही डिटरमाइन करेगी आपकी लॉन्जेविटी।
क्योंकि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, पर्पस ये नहीं है कि आपको 30 की उम्र में, 35 की उम्र में 6 पैक एब्स चाहिए। पर्पस ये है कि क्या मैं इतना फिट 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में एंड इवन 80-90 तक रह सकता हूँ कि नहीं। और ये जो चीज़ होती है ये डिटरमाइन करती है आपकी लाइफस्टाइल। एंड लाइक आई सेड अगेन, लाइफस्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रेस्ट एंड रिकवरी। तो आई होप ये 5 सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद के जो एपिसोड्स होंगे, दोज एपिसोड्स विल बी मोर इन डेप्थ। हम एक किसी सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उस सब्जेक्ट के इन डेप्थ में हम उसको समझेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस फर्स्ट मिनी सीरीज and excited for the new ones to come. I hope you have a great day. Thank you.